नेक्स्ट टॉपिक है वाइंडिंग अप एंड एमलगमेशन। दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंपनी इस तरीके से ऑपरेट कर रहा है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। उसको लगता है कि कंपनी कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रहा है, कंपनी डूब जाएगा, लोगों का पैसा डूब जाएगा। या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है किसी कंपनी को बंद कर देना, उसके ऑपरेशंस को उंडप कर देना ही पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा। या कई बार लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस कंपनी को किसी दूसरे कंपनी के साथ अमेलगमेट कर देना ही पब्लिक के लार्जर इंटरेस्ट में रहेगा। तो वो उस कंपनी को आइदर ओनडअप कर देता है, बंद करवा देता है, या फिर वो उसको अमेलगमेट कर देता है दूसरी कंपनी के साथ में। ये होता है पूरा का प्रोसेस वाइंडिंग अप एंड अमेलगमेशन का अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 7। क्या बोला गया है? Where a license is revoked under 8 subsection 6, the central government may by order if it is satisfied. सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऑर्डर दे सकता है इफ़ इट इज़ नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्ट द कंपनी टू बी ओन्ड अप। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है किसी भी कंपनी को बंद कर दिया जाए और बी एमलगमेटेड या उसे जोड़ दिया जाए, किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाए अंडर दिस सेक्शन, प्रोवाइडेड नो सच ऑर्डर इज मेड अनलेस द कंपनी इज गिवन रीजनल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। ये अलग बात है कि कंपनी को रीजनल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है टू बी हर्ड। दैट मीन्स कि आपको पता है ना, तो अजमल कसाब को भी मौका दिया गया था बोलने का, तो यहाँ तो कंपनी है भाई, तो कंपनी को भी ये मौका दिया जाता है कि अपना बात रखे कि उसे क्यों बंद ना किया जाए, उस कंपनी को एमलगमेट क्यों नहीं किया जाए दूसरे कंपनी के साथ में। तो अगर उसके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसे लगता है कि कंपनी को बंद कर देना ही पब्लिक इंटरेस्ट में रहेगा, कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ एमलगमेट कर देना ही पब्लिक के इंटरेस्ट में रहेगा, तो उसे एमलगमेट कर दिया जाता है या कई बार बंद कर दिया जाता है, उंडअप कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 7। नेक्स्ट आता है एमलगमेशन विदाउट वाइंडिंग अप। दैट मीन्स कि एक पहला प्रोसेस क्या था कि उसमें पहले आपकी कंपनी को बंद कर दिया गया, फिर वाइंड अप, फिर एमलगमेट किया गया, मतलब आपकी कंपनी को बंद करके दूसरी कंपनी के साथ एमलगमेट किया गया। दूसरा एक तरीका होता है उसमें आपकी कंपनी को एमलगमेट किया जाता है, दूसरी कंपनी के साथ मिला दिया जाता है, पर वंडअप नहीं किया जाता, बंद नहीं किया जाता, बिना बंद किए। क्या है? दिस ऑकर्स where the central government has revoked the license of the company by order in public interest to amalgamate the company। तो उसे क्या किया जाए? amalgamate किया जाए which another company registered under section 8 and having similar objects to form a single company। मतलब सेम टाइप की कंपनी से किसी दूसरी टाइप की किसी सेम टाइप की दूसरी कंपनी से amalgamate कर देने में भलाई है, तो उसे amalgamate कई बार कर दिया जाता है उसके लाइसेंस को रिवोक करके। ये होता है एमलगमेशन विदाउट वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 8। नेक्स्ट आता है दिस ऑर्डर में स्पेसिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज पावर्स राइट्स इंटरेस्ट अथॉरिटीज प्रिविलेजेस लायबिलिटी ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ दैट कंपनी। ऑब्वियसली जब कंपनी ऑर्डर पास करता है तो बताता है कि क्या कंपनीज के राइट्स हैं, इंटरेस्ट क्या है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या लायबिलिटी उसे पे करने होंगे, ये सारी चीज़ें उसे बतानी पड़ती हैं। नेक्स्ट एमलगमेशन विथ अनदर कंपनी। कई बार कंपनी को एमलगमेट किया जाता है दूसरी कंपनी के साथ में। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल एमलगमेट ओनली विथ अनदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जैसे कि मान लो क्योंकि एक कंपनी कोई एक कंपनी है जो केमिकल किसी पर्टिकुलर टाइप के केमिकल इंडस्ट्री है जो आज लॉस बुक कर रही है कंटिन्यूसली कई साल से, और उसका बंद हो जाना ही पब्लिक के इंटरेस्ट में रहेगा, तो उसे जब एमलगमेट किया जाएगा तो किसी केमिकल बनाने वाली ही कंपनी के साथ एमलगमेट किया जाएगा। दैट मीन्स क्योंकि ये केमिकल बनाने वाली कंपनी थी, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या था केमिकल बनाने का, तो इसे जब एमलगमेट किया जाएगा दूसरी केमिकल बनाने वाली कंपनी के साथ ही एमलगमेट किया जाएगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट जिसका होगा उसके साथ एमलगमेट किया जाएगा। नेक्स्ट आता है पेनाल्टी।
पेनल्टी में क्या है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 8 सब सेक्शन 11 है। क्या बोला गया पेनल्टी में, if a company defaults it shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees and extendable to 1 crore rupees। सेक्शन 8 सब सेक्शन 11 पेनल्टी का सेक्शन, उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करता है तो उसको पेनल्टी कितने का देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है, और जो कि एक्सटेंड करके 1 करोड़ रुपया तक का भी किया जा सकता है। द डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 years और विद फाइन ऑफ नॉट लेस देन 25,000 रुपीज एक्सटेंडेबल टू 25 लाख रुपीज। मतलब कि कई बार कंपनी अगर डिफॉल्ट करता है तो अंडर सेक्शन 8 सेक्शन 11 जब वो डिफॉल्ट करेगा एमएलगेमेशन के प्रोसेस में डिफॉल्ट कर जाता है तो उसे कितने का पेनल्टी देना होगा, 1 लाख रुपीज एक्सटेंडेबल टू 1 करोड़ रुपीज, है ना। which shall not be less than 1 lakh rupees extendable to 1 crore rupees, the director and every officer of the company shall be punishable with imprisonment for 3 years। और उसके डायरेक्टर्स जो होंगे उन्हें 3 साल तक का जेल हो सकता है और उन्हें 25,000 से लेके 25,000 रुपीज़ से लेके 25 लाख रुपीज़ तक का पेनल्टी पे करना पड़ सकता है डायरेक्टर को। तो ये रहा आपका अमेलगेमेशन वार्निंग एंड पेनल्टी का सेक्शन। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर में कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है वो भी इंक्लूडेड रहता है, वो भी इंक्लूडेड रहेगा। पर क्या नहीं इंक्लूडेड रहेगा, a cooperative society registered under any law relating to the cooperative society। that means कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर में कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर में रजिस्टर्ड है वो इंक्लूडेड नहीं रहेगा अंडर बॉडी कॉर्पोरेट। और एनी अदर कॉर्पोरेट बॉडी एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहा जाता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी कंपनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, मतलब कोई भी कॉर्पोरेशन या बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड करता है किसी भी कंपनी को जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रहा, पर वो क्या इंक्लूड नहीं करता है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि रजिस्टर्ड रहा अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, या फिर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी जो कि नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूडेड नहीं रहेगा। फीचर्स, अ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। बॉडी कॉर्पोरेट में कोई भी कंपनी भी आ सकता है जो कि इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो। और अ बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। दैट मीन्स कि किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, illegal association। an association of more than 10 persons in case of a banking company and an association of more than 20 persons in case of a non-banking business। must be registered with the Companies Act or any other law of the country else it will be considered as a illegal association। सिंपल सा बात है, अगर 10 या 10 से अधिक पर्सन्स का कोई एक एसोसिएशन है, बैंकिंग कंपनी का अगर केस है और वहाँ पे 10 या 10 से अधिक लोगों का एसोसिएशन है, मिला के कोई बिजनेस है, 10 या 10 मोर देन 10 पर्सन्स का एसोसिएशन है बैंकिंग कंपनी के केस में, तो उन्हें खुद को रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए कंपनी एक्ट के अंदर में। और अगर नॉन बैंकिंग बिजनेस है, मतलब बैंकिंग बिजनेस के अलावा कोई भी बिजनेस करते हैं और 20 या 20% से अधिक लोगों का एसोसिएशन है तो उन्हें भी रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए कंपनी एक्ट के अंदर में। ये दोनों टाइप के, बैंकिंग हो या नॉन बैंकिंग, दोनों के लिए जो क्लॉजेस दिया गया है 10 और 20% का, अगर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं खुद को देन दे विल बी कंसिडर्ड एज एन इलीगल एसोसिएशन। ठीक है। एन इनकॉर्पोरेटेड an unincorporated company association or partnership consisting of a large number of members has to be declared illegal। मतलब कोई ऐसा बिजनेस, कोई भी ऐसा कंपनी, कोई भी ऐसा एसोसिएशन, कोई भी ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस जो कि
अनइनकॉर्पोरेटेड है, मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, रजिस्टर्ड नहीं किया गया है कंपनी एक्ट के अंदर में, तो वो इलीगल मान लिया जाएगा। तो अब नीचे आते हैं, आपके काम का यहाँ से है मेन 2 लाइन। क्या बोला कि एन इलीगल एसोसिएशन सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स। 2 तरीके के शॉर्टकमिंग्स या खामियां रहती हैं इलीगल एसोसिएशन में। क्या? इट हैज़ नो लीगल एंटिटी एंड डज नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो इलीगल एसोसिएशंस होते हैं वो उनका लीगल एंटिटी नहीं होता, वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं कहीं पर, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कोई सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है, और वो किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते हैं। दैट मीन्स कि जब वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं वैलिड नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ही लीगल एसोसिएशन नहीं होते, खुद ही वो लीगल एंटिटी नहीं होता, तो जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा और वैलिड नहीं रहेगा। नेक्स्ट, एवरी मेंबर ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन कैन बी पनिश्ड विद अ मैक्सिमम फाइन ऑफ रुपीज 10,000। हर मेंबर जो इलीगल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है उसको 10,000 के मैक्सिमम फाइन के साथ में पनिश किया जा सकता है अंडर कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्या बोला? द प्रॉफिट ऑफ एवरी मेंबर एंड लॉसेज ऑफ इलीगल एसोसिएशन विल बी असेस्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड द मेंबर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स। जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो प्रॉफिट और लॉस होगा, क्योंकि ये इलीगल एसोसिएशन है, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनका चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको कैलकुलेट या एसेस कौन करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। और अगर कहीं पे उनका लॉस हुआ है, उन्हें पेमेंट करना है, तो वो लायबल रहेंगे पे करने के लिए, और कैलकुलेशन कौन करेगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। फीचर्स क्या है इलीगल एंटिटीज के? पहला, इट हैज़ नो लीगल एंटिटी। दूसरा, इट डज नॉट एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो लीगल एंटिटी नहीं है, और अगर लीगल एंटिटी नहीं है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करता है तो वैलिड नहीं रहेगा। एंड थर्ड, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन इज ₹100। जितने नंबर ऑफ मेंबर्स किसी भी लीगल एसोसिएशन में हो सकते हैं कितने होते हैं? 100। नेक्स्ट है डोरमेंट कंपनी। Dormant company as per section 455 subsection 1 of the Companies Act. If a company is formed and registered under the act for a future project, किसी भी कंपनी को अगर बनाया गया और रजिस्टर किया गया फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसके लिए अगर हमने अभी कंपनी बना लिया, बट होल्ड्स नो एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर कोई एसेट नहीं है उस कंपनी के नाम पे, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है उस कंपनी के नाम पे, एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस, और सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं है, मतलब पिछले 4 साल 5 साल में उसने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स भी नहीं किए हैं ढंग से, इट इज कंसिडर्ड एज अ डोरमेंट कंपनी, उसे डोरमेंट कंपनी मान लिया जाएगा। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव एक तरीके से। फीचर्स क्या होता है? इट इज पॉपुलरली कॉल्ड सेल कंपनी। इस तरीके की कंपनीज को सेल कंपनी कहा जाता है, फ्रॉड कंपनी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ पेपर्स पे दिखता है, क्योंकि उस कंपनी के नाम पे कोई एसेट्स नहीं होता, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होता, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स भी नहीं कर रहा होता है, वो उसे सेल कंपनी कहा जाता है, या उसे पेपर बेस्ड कंपनी कहा जाता है। पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स आर मेड, यहाँ पे पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन सिर्फ होते हैं दिखाने के लिए, और कोई रियल एग्जिस्टेंस इनका नहीं होता है, नो रियल एग्जिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड। क्या बोला गया? As per section 455 subsection 2, a registrar after consideration of the application shall allow the status of the dormant company to the applicant and issue a certificate in such form as may prescribe। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है ना, उसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स पिछले 2 साल में नहीं किया, जो मैंने भी बताया 2 मिनट पहले कि अगर 2 साल से आप सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना नहीं फाइल कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हो कि आपकी कंपनी का लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, बैलेंस शीट कितना है इस कंपनी के नाम से, तो अब ये सब बात है आपकी कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि 2 साल से आपने क्या किया है? प्रॉफिट लॉस नहीं बताया, बैलेंस शीट नहीं बताया, फाइल ही नहीं कर रहे हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आपकी कंपनी को क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा, या सेल कंपनी माना जाएगा, या डोरमेंट माना जाएगा, इनएक्टिव माना जाएगा?
तो अगर 2 साल से अधिक, मतलब 2 साल तक अगर आप कंटिन्यूस 2 ईयर्स अगर आप अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करते हो तो आपकी कंपनी को इनएक्टिव मान लिया जाता है कई बार। तो एज पर सेक्शन 455 सब सेक्शन 2, registrar after consideration of the application shall allow the status of the dormant company to the applicant and issue certificate in such forms as may prescribe। तो अगर आप 2 साल तक आप इनका आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप फाइल नहीं करते हो तो आप चाहोगे तब जाके रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए, क्योंकि हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं इस कंपनी के नाम से। दूसरा, एज पर सेक्शन 455 सेक्शन 3, द रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्ट्रार ऑफ डोरमेंट कंपनी इन सच मैनर एज वे प्रिस्क्राइब। रजिस्ट्रार आरओसी जो होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, हर स्टेट का अपना होता है, वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है रजिस्ट्रार डोरमेंट कंपनीज का एक रजिस्टर मेंटेन करके रखता है। एज पर सेक्शन 455 सेक्शन 4, इफ अ कंपनी हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, अगर 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं कर रहे हो, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, द रजिस्ट्रार शैल इशू द नोटिस टू द कंपनी एंड द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द लिस्ट ऑफ डोरमेंट कंपनीज। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, आरओसी क्या करेगा, आपको एक नोटिस इशू करता है कि आपकी कंपनी का नाम डोरमेंट कंपनी की लिस्ट में डाल रहे हैं, इनएक्टिव कंपनी की लिस्ट में डाल रहे हैं। A dormant company shall have minimum number of directors and file documents as per the requirement of the registrar and maintain to retain dormant status in the registrar। और डोरमेंट स्टेटस भी बना रहे, इनएक्टिव कंपनी का भी स्टेटस बना रहे आरओसी के रजिस्टर में, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम कुछ प्रेस्क्राइब फीस और डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अगर आप वो भी नहीं कर पाओगे, अगर आप वो भी डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर पाओगे, रजिस्ट्रार को फीस नहीं दे पाओगे, तो आपका नाम डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव कंपनी से भी हटा दिया जाएगा और सीधे कंपनी के आपकी कंपनी का नाम ही हटा दिया जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। द रजिस्ट्रार में स्ट्राइक आउट द नेम ऑफ द डोरमेंट कंपनी, पहले से आप डोरमेंट थे, फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी के रजिस्टर से आपका नाम हटा दिया जाएगा। दैट मीन्स अभी तक तो आप कम से कम इनएक्टिव कंपनी की लिस्ट में आपका नाम था और उसी बाद में वो भी नाम हटा देगा अगर वो जो प्रोसेस बताता है उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो नहीं करते हो, टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब फीस नहीं देते हो। द डोरमेंट कंपनीज फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन, तो डोरमेंट कंपनी के भी नाम से आपका लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। ये रहा आपका डोरमेंट कंपनी का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, कंपनी डीम्ड टू बी अ पब्लिक, कंपनी डीम्ड टू बी अ public company as per section 2 subsection 71 of the Companies Act 2013, a company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be a public company, whereas a subsidiary company continue to be a private company in its articles। मतलब कोई कंपनी है जो खुद में प्राइवेट कंपनी है पर वो क्योंकि सब्सिडरी है किसी दूसरे पब्लिक कंपनी का, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी मान लिया जाएगा। मतलब मान लो एक होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी है, इसका एक सब्सिडरी है जो कि क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो ये प्राइवेट कंपनी इसको नहीं माना जाएगा क्योंकि किसका सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी किसका है, होल्ड पर एक पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी को भी पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा चाहे वो खुद में प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो। आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है डिफरेंसेस में बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड आउट जस्ट कर लेना। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है, सब पहले से पढ़ा हुआ आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, पहले से जस्ट रिवाइज करना है। क्या दिया हुआ है, पहला
द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ द प्राइवेट कंपनी। ऑब्वियसली अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के लास्ट में क्या लिखना होगा, प्राइवेट कंपनी, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या लिखना होगा, सिर्फ लिमिटेड। और यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लो, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये होगा पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के लास्ट में, नाम के लास्ट में क्या होगा, लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में नाम के क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 2 प्राइवेट कंपनी केस में। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी केस में कितने होंगे, 7। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे प्राइवेट कंपनी केस में, 200। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट पब्लिक कंपनी कितने में होंगे, इक्वल टू द नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे मेंबर्स नहीं होगा, आप इसको मेंबर्स को काट के क्या लिख लो, शेयर्स। नेक्स्ट, एज पर कंपनी एक्ट 2015 मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होगा प्राइवेट कंपनी केस में, 1 लाख। यहाँ पे कितना होगा, 5 लाख। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अगर बात आता है तो प्राइवेट कंपनी के केस में एटलीस्ट कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। और 1% कंपनी के केस में एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पॉसिबल है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है प्राइवेट कंपनी के केस में। पब्लिक कंपनी के केस में ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल एंड ईजिली ट्रांसफरेबल होता है। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स कि अगर प्राइवेट कंपनी चाहे तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिले, वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही मिला हो। पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, फिर मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। 2 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं किसी भी कंपनी को। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बताता है कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया है या रजिस्टर्ड हो गया है, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बताता है कि आप अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी को ये छूट होता है, उसको ये छूट दिया गया है कि वो चाहे तो उसको सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला हो, उसको सिर्फ ये बता दिया जाए कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हो गया, वो तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। पर पब्लिक कंपनी के केस में ये प्रॉब्लम है, ये उसको छूट नहीं दिया गया है। पब्लिक कंपनी के केस में है कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, उसके बाद में उसे वेट करना होगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाएगा जब उसे ये बता दिया जाएगा कि आप अपने बिजनेस को कमेंस कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद ही वो अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है या यू कैन कमेंस कर सकता है आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। प्राइवेट कंपनी इंटाइटल नहीं होता है फंड रेज करने के लिए, पर पब्लिक कंपनी ऑब्वियसली इंटाइटल्ड होता है पब्लिक से पैसा लेके फंड रेज करने के लिए, आईपीओ लाने के लिए। कोरम का कांड जो है प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स भी अगर आ जाते हैं तो वहाँ पे कोरम सक्सेसफुल हो जाता है। पर पब्लिक कंपनी के केस में कितने मेंबर्स आने चाहिए, वो अलग अलग लिमिट्स है। मैंने बताया था 1000 मेंबर से कम है तो 5, 1000 से 5000 है तो 15, उस तरीके से है। और 5000 से ऊपर है तो 30 मेंबर्स। प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, फ़ायदे मिलते हैं, उतने फ़ायदे पब्लिक कंपनीज को नहीं मिलते हैं। अब आता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट करते हो अंडर सेक्शन 14। तो क्या प्रोसीड्योर है कन्वर्ट करने का प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में, स्टार्ट करते हैं। पहला, A company in its board meeting has taken a decision to convene a general meeting and also the OA and by a special resolution the objective clause of the memorandum of association as per section 18 of the Company Act 2013. A company of any class registered under this act may convert itself into a company of another class under this act by altering the MOA and OA of the company in accordance with the provisions. सिंपल सा बात है, प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए
कंपनी को क्या करना होगा, एक जनरल मीटिंग बुलाना होगा और वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। तो आप बगल में जस्ट साइड में लिख लो। तो कंपनी को अगर प्राइवेट को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना है तो उसे क्या करना होगा, पहले उसे जनरल मीटिंग बुलाना होगा, उसे जनरल मीटिंग करवाना होगा शेयर होल्डर्स का। जनरल मीटिंग में उसे क्या करना होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा और मोवा और ओवा को अल्टर करना होगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, A private limited company will have to convene a general meeting to pass a special resolution for the purpose of the OA and MOA। जो मैंने कहा कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है मोर देन 75% ऑफ द शेयर होल्डर्स आपकी बातों से सहमत हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा अगर आपको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चेंज करना है तो। will have to convene a general meeting to pass a special resolution for the purpose of alteration of OA and MOA. Next, कंपनी को क्या करना होगा मेन, उसके बाद में A company must issue the general meeting to pass the special resolution SR पास करना होगा for changing the memorandum। फिर से वही बात रिपीट किया गया है। The company must file 6 amendment copies of both the articles of association memorandum of association। उसे 6 कॉपीज फाइल करने होंगे मोआ और ओवा के। As per section 93 of the Company Act 2013, every listed company shall file a return in the prescribed form with the registrar with respect to change in the number of shareholders by the promoter and top 10 shareholders of such company with such changes। और 6 क्या करना होगा, एज पर सेक्शन 62 ऑफ द कंपनी एक्ट कंपनी कैन टेक स्टेप्स रिगार्डिंग फर्दर इशू ऑफ शेयर्स विच आर नॉट कॉमन। तो मेन आपका इसमें क्या है, आपको एसआर पास करना होगा, जनरल मीटिंग बुलाना होगा, मोआ ओवा को चेंज करना होगा, 6 अमेंडमेंट के कॉपीज ओवा और मोआ के आपको आरओसी के पास में सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्सन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। क्या है इसमें, द नेम मस्ट कंटेन प्राइवेट बिफोर द, अगर कन्वर्ट करना है पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में तो क्या स्टेप्स हैं। पहला, द नेम मस्ट कंटेन प्राइवेट बिफोर द वर्ड लिमिटेड विच डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरा द कन्वर्सन ऑफ द आर्टिकल्स मस्ट गेट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आपको पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, मतलब आपको सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। सीजी अप्रूवल लेना होगा। फोर्थ पॉइंट, एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 and shall not have effect except with the approval of the central government। that means सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। एंड फिफ्थ, एनी अल्टरेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्सन पब्लिक एंड पब्लिक कंपनी शैल नॉट बी एप्लीकेबल विद द अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल। और आपको ट्राइब्यूनल दैट आपको जो एनसीएलटी है उसका भी आपको अप्रूवल लेना होगा। ये आपके लिए उतना काम का नहीं है इफेक्ट। नेक्स्ट,
कन्वर्सन ऑफ 1 पर्सन कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, अगर आपको 1 पर्सन कंपनी को कन्वर्ट करना हो पब्लिक कंपनी में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मत रीड करना है इसको, आप लोग इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप कंपनी म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, इज इट फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी कैसे होता है? कंपनीज बनता है कंपनी एक्ट 2013 या सिमिलर एक्ट्स के थ्रू। नंबर ऑफ मेंबर्स का बात आता है तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम का बात जहाँ तक है 10 फॉर बैंकिंग एंड 20 फॉर अदर टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। कंपनी के केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 200। पब्लिक कंपनी के केस में जितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा। पार्टनरशिप के केस में मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कौन करता है? पार्टनर्स। कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी मेंबर्स का अनलिमिटेड होता है और कंपनी के केस में मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है। पार्टनरशिप बिजनेस गवर्न होता है बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनीज गवर्न होता है बाय कंपनीज एक्ट 2013। पार्टनरशिप बिजनेस में राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो होता है वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होता है, उसी के हिसाब से कंट्रोल होता है। कंपनी केस में राइट्स और ऑब्लिगेशंस जो मेंबर्स का होता है वो ओवा के हिसाब से होता है। दैट मीन्स राइट्स और ऑब्लिगेशंस पार्टनरशिप डीड डिसाइड करता है पार्टनरशिप बिजनेस में, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मेंबर का डिसाइड करता है ओवा इन केस ऑफ कंपनी। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स का अगर बात आता है तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के कंसेंट के लेके शेयर्स का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कंपनी के केस में शेयर एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अ पार्टनर में एक्ट एज एन एक्रेडिटेड एजेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर जो वो फर्म का एजेंट की तरह काम कर सकता है, पर कंपनी के केस में कोई भी मेंबर खुद को एजेंट नहीं मान सकता है कंपनी का। पार्टनरशिप कंपनी में, पार्टनरशिप बिजनेस में स्पेसिफिक अकाउंट्स आर नॉट मेड एंड ऑडिट इज़ नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता है, पर यहाँ पे ऑडिट मैंडेटरी होता है। कंपनी का तो आपको ऑडिट कराना होगा ना, और यहाँ पे जो आपका ऑडिट का अकाउंट्स मेंटेन होता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है। डिसोल्यूशन अगर पार्टनरशिप का बात है, वहाँ पे किसी के डेथ पे डाइल्यूट हो सकता है कई बार पार्टनरशिप फर्म, पर कंपनी के केस में किसी के डेथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कंपनी के लाइफ पर या एग्जिस्टेंस पर। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।